हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है शरीर में गति। चलिए अब शरीर में गति चैप्टर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में किस प्रकार का मोशन होता है। दिया गया है कि शरीर में गति चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना और रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। तो हम लोग गति कैसे करते हैं? या तो हम लोग चल के गति करते हैं, टहल के, दौड़ के, रेंग के, या फिर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो तैर कर अपनी गति को पूरा करते हैं। हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ हमारे शरीर के अंग ऐसे हैं जो कि चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अंग ऐसे हैं जो कि केवल एक दिशा में घूम सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। दिया गया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पे दो हिस्से जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं सिर्फ वही स्थान क्या होता है, घूम या मोशन कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कोहनी हमारा हो गया, कंधा, गर्दन हो गया, ये सब क्या है, घूमने वाले स्थान है। जैसे कोहनी हमारा होता है तो उसको हम लोग दो एक दिशा में घुमा सकते हैं। कंधा हमारा हो गया, उसको हम लोग चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। हमारा गर्दन हो गया, उसको हम लोग चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। तो इन स्थानों को संधि कहते हैं। ऐसा स्थान जहां पर से कोई भी मोशन शुरू हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संधि। संधि मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब दो चीजें कहीं पे जुड़ी हुई है उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। जहां पे दो चीजें जुड़ती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, कई प्रकार के संधि दिए गए हैं। पहला हमारा है कंदुक खलिका संधि। तो देखिए जैसा नाम इसका है कंदुक और खलिका। कंदुक मतलब होता है गेंद। तो इसमें क्या होता है, एक जो हमारा बॉडी पार्ट होता है वो गेंद की तरह किसी खलिका में धंसा होता है। दिया गया है कि एक अस्थि गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि कटोरी वाले गुहिका में धंसा हुआ है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रयोग करते हैं। एक कटोरी हम लोगों ने ले लिया और एक ये गेंद है, और हम लोगों ने क्या किया, एक कागज का बेलन बना के इसके ऊपर रखा है, फिर हम लोग इसको इसकी सहायता से घुमा रहे हैं। ये जो गेंद है वो कटोरी में आराम से घूम रहा है। इसी प्रकार की जो संधि होती है वो हमारे बॉडी में पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जांघ की अस्थि है, और यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ज्वाइंट दिखाई दे रहा है ये आपका कंदुक खलिका संधि है। मतलब गेंद के आकार का है और अंदर धंसा हुआ है। तो जैसे जो हमारा हाथ है, अगर हम लोग अपने हाथ को घुमाते हैं तो जो हमारा हाथ जहाँ कंधे से जुड़ा हुआ है वहां पे कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। आप लोग उसको घुमा कर भी देख सकते हो, ये चारों दिशाओं में घूमता है। दूसरा हमारा है घुराग्र संधि। तो जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है उसको हम लोग घुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं। घुराग्र संधि बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो देखिए हमें इसका एग्जाम्पल याद करना है, कहाँ रहता है, गर्दन और सिर में होता है। ये जो हमारा गर्दन है, ये रहा हमारा गर्दन और ये रहा हमारा सिर। इसके बीच में जो संधि यहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं घुराग्र संधि। ये क्या होता है, यह एक बेलनाकार अस्थि के ऊपर छल्ले के रूप में घूमता है, जो कि आगे पीछे दाएं बाएं कर सकता है। अगला हमारा है हिंज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कब्जा संधि। हिंज एक ही दिशा में गति होने देता है। जो हिंज संधि होती है वो केवल एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या फिर कब्जा संधि होती है। तो देखिए जो हमारी कोहनी है वहां क्या होती है, कब्जा संधि होती है, और केवल ये एक ही दिशा में मुड़ती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जो हिंज संधि होती है वो कहाँ होती है, कोहनी में होती है। आप लोग देख सकते हो जो हमारा हाथ का कोहनी है या फिर जो हमारा पैर का घुटना है, वहाँ घुटने को केवल एक ही साइड में हम लोग मोड़ सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो हाथ की हमारी कोहनी होती है उसको हम लोग सिर्फ एक ही साइड मोड़ सकते हैं। ये जो हमारी संधि है ये केवल इस साइड मुड़ सकती है, इस साइड नहीं मुड़ सकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कब्जा संधि। देखिए जो कब्जा संधि होता है उसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है हमारा दरवाजा। हमारा दरवाजा केवल एक साइड खुलता है, दूसरे साइड नहीं खुलता है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है अचल संधि। जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, अचल मतलब ये चल फिर नहीं सकता है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है, हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है। मतलब जितने भी संधि की चर्चा भी हम लोग किए हैं उससे अलग भी कुछ संधियां होती है। ये संधियां क्या होती है, हिल डुल नहीं सकती हैं। अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक कंदुक खलिका संधि जो कि चारों दिशाओं में घूम सकती थी, एक हमारा था घुराग्र संधि जो हमारे गर्दन और सिर के बीच में होता है, और एक हम लोगों ने कब्जा संधि पढ़ा था जो हमारे हाथों की कोहनी और पैर के घुटने में होती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अचल संधि जो कि हिल डुल नहीं सकती है। एक एक्सपेरिमेंट ये है कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं
तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब भी हम लोग अपना मुंह खोलते हैं क्या होता है, जो हमारा निचला जबड़ा होता है वो हमारे सर से दूर जाता है। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो हिलता है? तो देखिए ऊपरी जबड़ा कभी भी नहीं हिलता है। तो यहाँ बोला गया है कि क्या आप इसे गति दे पा रहे हैं? तो हम लोग बिल्कुल गति नहीं दे पा रहे हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो हमें याद रखना है कि जो अचल संधि होती है वो कहाँ होती है? ऊपरी जबड़े के और कपाल के मध्य होती है। वो हिल डुल नहीं सकती है। आप लोग अपने चेहरे पे फील कर सकते हो इस चीज को। जो हमारा निचला जबड़ा है सिर्फ वही खुलता है, जो ऊपर जबड़ा होता है वो स्थिर रहता है। इसका मतलब वहां पे क्या है? अचल संधि है। अगला हमारा है कंकाल। तो देखिए जो कंकाल होता है वो कई प्रकार के अस्थियों से मिलकर बना होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर की सभी अस्थियां इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को हम लोग कंकाल कहते हैं। तो जो कंकाल होता है वो क्या होता है? विभिन्न अस्थियों के जोड़ से मिलकर बना होता है। जैसे जो हमारा ये कंकाल है इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए हमारी घुड़ाग संधि है। ये जो हमारा हाथ है यहाँ पे हमारा क्या है? कंदुक हल्का संधि है दोनों हाथ में। पैर के पास ये क्या है? ये है कब्जा संधि दोनों जगह। और ये जो हाथ है वहां पे जो हमारा कुहनी है वहां पे क्या होता है? कब्जा संधि दोनों जगह होता है। तो ये क्या है? कई अस्थियों से मिलके बना हुआ है जिसको हम लोग कंकाल बोलते हैं। ये जो कंकाल होता है उसका जो चित्र होता है वो एक्सरे द्वारा हम लोग लिखते हैं। जो एक्सरे होता है वो हमारे बॉडी की सभी कठोर अस्थियों की आकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। आगे है कि अपनी अंगुलियों को मोड़िए। देखिए हमारी जो अंगुलियां होती है उसको हम लोग हर जगह से मोड़ सकते हैं। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल को मोड़ सकते हैं? देखिए ये जो हमारी अंगुली होती है इसको हम लोग यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी मोड़ सकते हैं और यहाँ से भी मोड़ सकते हैं। वही बोल रहा है कि जहां से भी हम लोग चीजों को मोड़ सकते हैं वहां पे क्या है? संधि है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारे हाथ है उसकी जो अंगुलियां है उस पर प्रत्येक जगह पे संधियां लगी हुई हैं। आगे दिया गया है क्या आप आपकी कलाई लचीली है। जो हमारी कलाई होती है वो लचीली होती है, चारों दिशाओं में मोशन करती है। तो क्या होता है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना है जिसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं। तो ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। जो कार्पेल होता है वो कहाँ होता है? हमारी कलाई के अंदर होता है, ताकि जो हमारी कलाई है वो चारों दिशाओं में मोशन कर सके। आगे देख लेते हैं। पसली पिंजर के बारे में पढ़ते हैं। जो पसली पिंजर होता है वो किसे कहते हैं? तो देखिए जो हमारी पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। जो हमारी जो फिगर है वो क्या है? पसली पिंजर की है। तो ये जो है वो विशेष रूप से मुड़ी हुई, देखिए इस प्रकार से ये मुड़ी हुई है दोनों दिशाओं में। ये इनकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। 12 इधर होते हैं और 12 इधर होते हैं। ये इनका जो काम है वो क्या है कि जो हमारे जो बॉडी के जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा हार्ट हो गया, इन सबको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, उनकी रक्षा करता है। चलिए पढ़ लेते हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करती है? ये पीछे से क्या होता है? आगे से तो इधर से जुड़ा होता है लेकिन पीछे से ये क्या होता है? मेरुदंड से जुड़ा होता है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो वक्ष की जो पसलियां है वो कितनी होती है? तो वो जो पसली पिंजर की जो पसलियां होती है वो 12 होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इनसे सुरक्षित होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा लीवर होता है, वो क्या होता है? इसी पसली पिंजर से सुरक्षित रहता है ताकि उसको दाब या धक्का न लग सके। अगला हमारा है मेरुदंड। तो देखिए जो मेरुदंड होता है वो भी क्या होता है? छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। जो हमारी जो बैकबोन होती है उसमें कई छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। आप लोग दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये छोटी छोटी अस्थियां हैं। अगर ये अस्थियां नहीं होती तो क्या होता? अगर ये स्ट्रेट सीधे होता, इसमें अस्थियां नहीं लगी होती, तो हम लोग जो झुकने वाला काम होता है, बाकी चीजों को उठाना ले जाना ये सब काम नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होती है? छोटी छोटी अस्थियां लगी है जिसको हम लोग कशेरुका बोलता है। जो मेरुदंड होता है उसमें 33 कशेरुका होता है। ये हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो पसली पिंजर होता है, पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र से इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पसली पिंजर होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? पीछे से हमारी बैकबोन से जुड़ा होता है। तो ये जो पसली पिंजर होती है बैकबोन से जुड़ा रहता है। तो ये हमारा हो गया बैकबोन, मेरुदंड हो गया। आगे देख लेते हैं। श्रोणी अस्थियां। जो श्रोणी अस्थियां होती है वो क्या होती हैं? यह बॉक्स के समान ऐसी संरचना है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। तो देखिए जो हमारा स्टमक है, जो हमारा आमाशय है, उसके नीचे पाया जाता है ये श्रोणी अस्थियां। और ये क्या करता है? ये भी विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। तो ये लेकिन इसका जो मेन वर्क है वो ये है कि जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, बैठने का मेन वर्क इसका होता है। तो यह कूल्हे का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो जब भी हम लोग बैठते हैं तो इसी अस्थि का यूज होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है खोपड़ी के बारे में। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उससे सुरक्षा करती है। तो जो खोपड़ी होती है वो क्या करती है? जो हमारे सॉफ्ट अंग है, जो हमारे मस्तिष्क है, उसकी सुरक्षा करता है। ये है मानव खोपड़ी।
आगे देख लेते हैं उपास्थि। तो देखिए जो उपास्थि होती है वो अस्थियों से भिन्न होती है, क्योंकि जो अस्थियां होती है वो क्या होती है, कठोर होती हैं, लेकिन जो उपास्थि होती है वो काफी लचीली होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। जो हमारा कंकाल होता है वो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। तो जो कंकाल के अतिरिक्त अंग हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। तो अस्थि जो कठोर होते हैं उन्हें हम लोग अस्थि कहते हैं, लेकिन जो कठोर नहीं होते हैं, ये मुलायम होते हैं, इनको हम लोग मोड़ सकते हैं, उसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं। शरीर के संधियों में उपास्थि पाई जाती है। जो हमारे शरीर की संधियां होती है, कई संधियां होती हैं, उनमें उपास्थि पाई जाती है। देखिए उपास्थि का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कान की हड्डी। जो हमारा कान होता है उसमें भी क्या होती है, हड्डी होती है, लेकिन जो कान हमारा होता है उसको हम लोग मोड़ सकते हैं। तो आप लोग अपने कान की जो हड्डी है उसको मोड़ के चेक भी कर सकते हो, ये क्या है, उपास्थि, एक प्रकार की उपास्थि है। आगे देखते हैं, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। देखिए जब भी हम लोग अपने हाथ को इस प्रकार से मुट्ठी बांध करके इसको कंधे की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। तो वही पूछा गया है, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। अगर देता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पेशी है। ये जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, पेशी है। इसे हम लोग पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। जैसे ही हम लोग इसको इस साइड मोड़ते हैं तो ये क्या होता है, लंबाई में कमी होती है, और जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, लंबाई में कम हो जाती है। पेशियां खींच सकती हैं लेकिन धक्का नहीं दे सकती हैं। देखिए जब हम लोग अपने हाथ को कंधे की तरफ टच कराएंगे तो ये क्या होगी, जो पेशियां होती है वो खींच जाती हैं, लेकिन जो पेशियां होती है वो धक्का नहीं दे सकती हैं। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो अस्थियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो जब भी हम लोग एक अस्थि को गति देते हैं तो दो पेशी काम करती है। सपोज करते हैं ये जो हमारी अस्थि है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कब्जा संधि, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंज संधि। यहाँ पे क्या है, हिंज संधि है। तो अगर इसको गति करवाना है तो ये जो यहाँ की पेशी है और जो यहाँ की पेशी है, ये दोनों पेशियां मिलके काम करती है, तब जाके इसका मोशन हो पाता है और हम अपने हाथ को आगे पीछे कर पाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है जंतुओं की चाल। अभी तो हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग की बॉडी के बारे में पढ़ा कि जो हमारे बॉडी होती है उसमें हम लोग विभिन्न अंगों की मोशन कैसे करवाते हैं, गति कैसे करवाते हैं। अब बात आती है बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जिनकी शरीर बहुत लचीली होती है, वो कैसे गति करते हैं। तो पहला हमारा इसमें एग्जाम्पल है केचुआ। जो केचुआ होता है उसके शरीर में अस्थियां नहीं होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो केचुआ होता है उसमें अस्थियां नहीं होती है, परंतु पेशियां होती है। जो पेशी हमारे बॉडी में भी होती है वो केचुए के अंदर भी होती है, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। ये क्या करती है, जो पेशी होती है केचुए के शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। देखिए जब भी केचुआ चलता है ना, वो क्या करता है, केचुए के शरीर होता है उसमें दो पार्ट होता है। एक तो आपका अग्रभाग हो गया, अग्रभाग, और एक क्या होता है, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया पश्चभाग, पश्चभाग। तो देखिए जब केचुआ चलता है तो क्या करता है कि ये पहले अपने पश्चभाग को जमीन से फंसा देता है और जो आगे वाला भाग है उसको लंबाई में खींचता है। फिर जब ये एक पॉइंट पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, इस जो आगे वाला भाग है उसको होल्ड करके जमीन को पकड़ लेता है। फिर ये अपने पीछे वाले भाग को छोड़ के आगे की तरफ मोशन करता है। इस प्रकार जो केचुआ होता है उसमें गति होती है। कुछ इस प्रकार से केचुए में गति होती है। तो देख लेते हैं, चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग को भूमि में पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि क्या करता है, जो पश्च भाग होता है उसको जमीन में होल्ड करता है, आगे वाले भाग को जितना उसको फैलाना होता है फैला लेता है, फिर आगे वाले भाग को जमीन में होल्ड करता है और पीछे वाले भाग को स्वतंत्र कर देता है और इसको आगे की तरफ गति करवाता है। तो ये तो हो गई केचुए में चाल। आगे देख लेते हैं, इसके शरीर से चिकने पदार्थ भी निकलते हैं जो इसको चलने में सहायता करते हैं। देखिए इसके ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शरीर पे छोटे छोटे अनेक सूक क्या होते हैं, हेयर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सूक क्या होते हैं, पेशियों से जुड़े होते हैं और क्या करते हैं, ये सूक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जो हमारा केचुआ है जब वो गति करता है तो जो उसके बॉडी से एक चिकना पदार्थ निकलता है जो उसको चलने में सहायता करता है, प्लस उसकी बॉडी पे हेयर लाइक कुछ होते हैं स्ट्रक्चर जो कि क्या करते हैं, मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं और केचुए में गति होती है। आगे दूसरा हमारा एनिमल है घोंघा। अब देखते हैं घोंघे में कैसे गति होती है। तो इसमें दिया गया है कि इसके पीठ पे एक गोल संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कवच, और यह घोंघे के बाह्य कंकाल है। तो जो घोंघे का जो बाह्य कंकाल होता है वो ये होता है। ये देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो गोला स्ट्रक्चर है ये क्या है, यह है घोंघा का बाह्य कंकाल। परंतु यह अस्थियों का नहीं बना है। ये क्या है, ये हार्ड तो है लेकिन ये अस्थियों का नहीं बना हुआ है।
यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। तो ये जो आपका कंकाल है वो घोंगे को चलने में कोई भी सहायता नहीं करता है। जहां हमारा घोंगा जाएगा उसके साथ ये कैरी होगा। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हुए देखा होगा। तो देखिए ये क्या है, एक मोटी मांसल संरचना और सिर, ये हमारा सिर हो गया घोंगे का, और ये क्या हो गया, मोटी मांसल संरचना हो गई ये वाली पूरी। तो जो ये मोटी संरचना है उसका क्या है, पैर है, और जो दृढ़ दृढ़ पेशियों का बना हुआ है। तो ये जो मोटी मांसल संरचना है वो क्या है, केचुए का पैर है, और इसी से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है तिलचट्टा। तो देखिए तिलचट्टा काफी इंपॉर्टेंट एनिमल होता है। इसका जो शरीर होता है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। जो तिलचट्टा होता है उसका शरीर क्या होता है, कठोर बाह्य कंकाल होता है, जो हम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये उसका बाह्य कंकाल है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। ये क्या होता है, कई संधियों के जुड़ने से बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इसी की वजह से ये क्या करता है, गति करता है। देखिए तिलचट्टा तो उड़ भी सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वृक्ष से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। तो देखिए जो पैर की पेशियां हैं वो तो चलने में सहायता करती हैं, लेकिन जो वृक्ष की पेशियां हैं उसके, वो क्या करती हैं, उड़ते समय पैरों को गति प्रदान करती है। तो हम लोग याद रखेंगे। और देखिए तिलचट्टा जो होता है उसकी जो मेन विशेषता होती है कि उसके 3 पेयर लेग्स होते हैं, क्योंकि जो तिलचट्टा होता है उसको हम लोग इंसेक्ट सीरीज में रखते हैं, इंसेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए जो इंसेक्ट, जो कीटों वाली जो श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, उनकी जो मेन कैरेक्टर होती है वो होता है 3 जोड़ी पैर। तो जो तिलचट्टा होता है उसमें भी क्या होती है, 3 जोड़ी पैर होती है। आप लोग देख सकते हो इधर 1 2 3, और इधर भी क्या है, 3 पैर है। इसका मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये इंसेक्ट का जो सीरीज है उसका मेन कैरेक्टर होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग पक्षी के बारे में, पक्षियों में गति कैसे होती है। तो देखिए जो पक्षियां होती है वो क्या करती है, उड़ती हैं। पक्षियां इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। जो पक्षी होते हैं उनके अस्थियों में क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ होता है, मतलब उनके अस्थियों में वायु भरे होते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं, जो उनकी अस्थि होती है काफी हल्की हो जाती है, और हल्की होने के साथ साथ ये मजबूत भी होती है। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे। जो पश्चपाद होते हैं, जो उसके पश्च पैर होते हैं, उसकी अस्थियां चलने और बैठने में सहायता करती है। क्योंकि जो पिछला पैर उनका होता है वो क्या होता है, चलने और बैठने की सहायता करता है, लेकिन जो आगे वाला पैर होता है वो रूपांतरित होकर पंख बना लेता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। तो देखिए जो इनमें जो वक्ष की अस्थियां हैं, जैसे तिलचट्टे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो वक्ष की अस्थियां होती हैं वो तिलचट्टे के उड़ते समय उसके पैरों को गति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जो चिड़िया हमारी होती है उसमें जो वक्ष की अस्थियां है वो क्या होती है कि वो पेशियों को जकड़े रहती है और विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। तो जो वक्ष की अस्थियां वो क्या करती हैं, पंखों को सहायता करती हैं ऊपर नीचे करने में, और जो तिलचट्टा था वो क्या कर रहा था, जो वक्ष की अस्थियां थी वो पैरों को गति प्रदान कर रहा था। यही दोनों में अंतर है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो मछली हमारी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है। तो देखिए इनमें क्या होता है, बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। देखिए जो मछली होती है वो क्या होती है, बीच में मोटी होती है, और किनारे किनारे क्या होती है, वो पतली होती है, नुकीला होता है इनका शरीर। जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है कि दोनों तरफ नुकीला है और बीच में मोटा है, उस जो स्ट्रक्चर उसको होता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा रेखी आकृति। क्या बोलते हैं, धारा रेखीय आकृति बोलते हैं। मछली के शरीर पे पर होते हैं और पख होते हैं। क्या होते हैं, पर और पख होते हैं, जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने के लिए दिशा निर्धारण करते हैं। देखिए जो पर और पख होते हैं उनका जो मेन वर्क होता है वो डायरेक्शन का निर्धारण करना होता है, किस दिशा में हमें जाना है। अब इनमें गति कैसे होती है, तो देखिए जो मछली होती है, मछली का कंकाल जो होता है दृढ़ पेशियों से ढका होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। ये अच्छी प्रोसेस होती है मछलियों में। देखिए जब भी मछली जब तैरती है तो क्या करती है, जिस साइड वो अपना फेस घुमाती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपना क्या करती है, पूंछ घुमाती है। इस प्रकार से मछलियों में गति होती है। जैसे देखिए इस मछली का जो जो मेन मुंह है वो किधर है, इधर है, और जिसका पूंछ है वो किधर है, इधर है। अब देखिए इसका मुख अगर इधर है तो इसका जो पूंछ है वो इधर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने मुंह के विपरीत दिशा में ये अपने पूंछ को रखते हैं, तब गति करते हैं ये। मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो मछली होती है तैरते टाइम जिस साइड उसका मुख रहता है उसके जस्ट विपरीत साइड में उसका पूंछ रहता है। इससे क्या होता है, एक झटका क्रिएट होता है जिससे जो मछली होती है वो आगे बढ़ जाती है।
आगे देखते हैं हम लोग सर्प कैसे चलते हैं, सर्प में गति कैसे होती है। जो सर्प होता है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। जो सर्प हमारा होता है, जो उसका बैकबोन होता है वो काफी लंबा होता है। जितना लंबा सांप रहेगा उसका बैकबोन उतना ही लंबा होगा। लेकिन जो उसमें पेशियां होती है वो क्या होती है, क्षीण होती है, मतलब बहुत कमजोर होती है, लेकिन असंख्य होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। तो देखिए जो पेशियां होती है वो क्या होती है, बैकबोन जो होती है उनको, और पसलियों को त्वचा से जोड़ती है, जो हमारी त्वचा है स्नैक की उससे जोड़ देती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। ये क्या होता है, कई वलय इनमें होते हैं। इसी प्रकार सर्प प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। जो सर्प होता है वो क्या होता है कि वलय के हेल्प से ही ये क्या करता है, गति करता है। इनका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। तो जो इसमें जो मेन चीज होता है, जो हमारा स्नैक है, उसमें जो वलय होते हैं वही वही क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं और सर्प को तेज गति प्रदान करते हैं। लेकिन जो उनकी गति होती है वो एक सरल रेखा में नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक्सरसाइज दिया गया था एनसीईआरटी में, तो उसको हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। जो ऊपरी जबड़ा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो हिल डुल नहीं सकता है, इसलिए वो क्या होता है, एक अचल संधि है। इसको हम लोग इससे मैच कर लेते हैं। जो मछली होती है, मछली का शरीर जो होता है वो धारा रखित होता है, तो इसको हम लोग इससे मैच करते हैं। जो पसलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक बाह्य कंकाल बनाती हैं, तो ये आपका हो गया इससे। जो घोंगा होता है वो क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से चलता है, तो ये आपका इससे हो गया। और जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे का जो होता है तिलचट्टा, वो हवा में उड़ सकता है, तो ये आपका हो गया इससे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लिया। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।